गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। उसी को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दोनों का दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन 45 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? ठीक है, पूछ रहा है कि ये जो 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बताना है कि इस कॉम्बिनेशन के द्वारा फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, उसका नेचर क्या होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा। ये 3 बातें, पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो लेंस से हमको पता है, लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमको पता है। 70 - 45 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 ही ना आएगा, 25, हाँ 25 ही सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस के लिए दे रखा है, आपको बताना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, फर्स्ट का जो इमेज होगा सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेंस फार्मूला लगाइए, मिरर फार्मूला लगाइए, बनाइए आप खुद से। ठीक है, ऐसे हम तो ओरली बना देंगे। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के ही। आप चाहें तो मैथमेटिकली ही बना सकते हैं, डायग्राम के थ्रू ही बना सकते हैं, रे डायग्राम से। ठीक है, जैसे बनाना है आप ट्राई कीजिए। हम सिर्फ रे डायग्राम से बताएंगे, थोड़ी देर में आंसर आ जाएगा। चलिए हम बताना शुरू करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25, फोकल लेंथ है 12.5। तो गौर कीजिए थोड़ा, ये जो है वो 2f1 पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ के दोगुने डिस्टेंस पे। तो इमेज कहाँ बनेगा? 2f2 पर बनेगा और इसी हाइट का बनेगा। ये यदि 2 सेंटीमीटर है तो इसका जो हाइट होगा वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर साइज में नो चेंज, ये 25 सेंटीमीटर हुआ। अब उसके बाद देखिए ये 25 है तो ये तो पता हो जाना चाहिए कितना होगा। 45 में से 25 घटाइए, 20 सेंटीमीटर। अब जरा गौर कीजिए, ये 10 है फोकल लेंथ, ये सेपरेशन 20 है, तो ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, रखा है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दोगुना डिस्टेंस होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो इसका जो इमेज हुआ, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 20 पे। तो इसका इमेज भी वहीं बन जाएगा और इसी हाइट का होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगेन एक बात देखिएगा, ये रियल इमेज है। अब फिर से इससे जो रियल इमेज से ऑल डायरेक्शंस में रे निकलते हैं ना जी, इधर 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 भी निकलेंगी। अब इधर भी निकलेंगी तो कुछ रेज इससे रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो फिर से इमेज बनेगा। इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर से इमेज बनेगा। और इसके लिए अगेन ये 2f2 पे रखा हुआ है, तो 2f1 पे इमेज बन जाएगा। तो फाइनल इमेज यहीं पर बनेगा I। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। बस कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट से बना दिया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इतना लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला अपना कर कीजिएगा, 1 पेज 1.5 पेज का सॉल्यूशन जाएगा, हम ऐसे ही बना दिए। ठीक है, तो फाइनल इमेज 2f1 यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, साइज वही रहेगा, मैग्निफिकेशन चूंकि उल्टा बन रहा है तो -1 होगा। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा था? कैलकुलेट द लोकेशन, लोकेशन वही बनेगा जहां पर ऑब्जेक्ट है। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन -1। ऐसे ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालना है तो कितनी बार हुआ है जी रिफ्रैक्शन? 1 बार इमेज बना, 2 बार इमेज बना, तीसरी बार इमेज बनेगा। तो लिखेंगे m1 × m2 × m3। जितनी बार इमेज बनता है सारे केस के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब में -1 है, -1 है, -1 है, ओवरऑल -1 आया मैग्निफिकेशन। साइज हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सेम हाइट, सेम एज दी ऑब्जेक्ट, लेकिन उल्टा होना, उल्टा बना इसीलिए माइनस हुआ। ठीक है, तो यही था हमारा सॉल्यूशन। रे डायग्राम ऐसे ही बन गया। बस गौर कर लीजिए, 2f1 पे था तो 2f2 पे, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो यहीं पे इमेज बना गया, नहीं ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ वहीं पे इमेज बन जाएगा। इतना ही है सॉल्यूशन, बस नोट कर लीजिए प्लीज़।
ठीक है। और इसमें आपको वही लॉजिक लिखना है जो मैंने अभी तक भाषण दिया है, जो मैंने बोला है, ठीक है, वो भी सही होगा, एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इस लेंस को पानी के कांटेक्ट में रखा गया है। कांटेक्ट किस प्रकार से है, इसका एक सरफेस पानी के कांटेक्ट में और दूसरा सरफेस हवा के कांटेक्ट में, ठीक है। इस पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है। बताना है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये लेंस से कितने डिस्टेंस पर जाके मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जब इस टाइप का प्रॉब्लम रहे कि एक कांटेक्ट के बाद दूसरा सरफेस और एक कांटेक्ट के बाद दूसरा सरफेस, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। एक फार्मूला शुरू में ही बताए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का फार्मूला यूज करना है। एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस से करवाना है, दूसरी बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस से करवाना है, ठीक है ना। और दो बार वो फार्मूला लगा के फिर जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस आएगा वहीं पर जाके ये मिलेगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस का फार्मूला लगाने के लिए क्या हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए हमें फोकल लेंथ का यूज करना है, ठीक है। तो ये तो इक्यू कन्वेक्स लेंस है ना जी। तो इक्यू कन्वेक्स लेंस के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन है ये, फॉर इक्विकॉन्वेक्स लेंस क्या जानते हैं, F इक्वल टू R/2 म्यू माइनस 1। फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, R/2 म्यू कितना है 3/2 माइनस 1। 3/2 में से 1 घटा तो हाफ हो जाएगा, हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर F के बराबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इस इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का। ऐसे भी इक्यू कॉन्वेक्स के लिए R इक्वल टू F होगा यदि म्यू की वैल्यू 3/2, ठीक है। अब लगाएंगे नाउ फॉर द फर्स्ट सरफेस, फॉर द अपर सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है। चलिए μ1 रे किधर से आ रहा है, हवा से आ रहा है तो 1, μ2 किधर जा रहा है लेंस में 3/2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पैरेलल है तो इन्फिनिटी, R1 की R की वैल्यू ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, प्लस में जाएगा 10 सेंटीमीटर। नाउ लिखेंगे μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यहाँ से भी कैलकुलेट कर लीजिए, फिर v इक्वल टू v डैश लिख देते हैं तो v डैश होगा। फिर एक बात गौर कीजिए, इसका जो इमेज होगा रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाइएगा और उसके बाद जो फाइनल भी निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, μ2 कितना लिखना है 3/2 लिखना है, v डैश पता करना है, माइनस μ1 कितना लिखना है 1/∞ माइनस में, और μ2 3/2 माइनस 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, ये 1 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये 20 होगा कैलकुलेट होने पर, ठीक है। 3/2 v डैश ये 0 हो जाएगा जी, प्लस 0 इक्वल टू 1/20। सॉल्व कीजिएगा, ये 2 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, v डैश हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस में। मतलब यहाँ से जो रे चला है, गौर कीजिए, यहाँ से जो रे चला है वो ऐसे डाइवर्ट होगा, ठीक, डाइवर्ट नहीं कन्वर्ज होगा, ठीक, और ये मिलना चाहेगा यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे मिलना चाहेगा। अब ये जो इमेज हुआ फर्स्ट के कारण, सेकंड के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यही एक बार फिर से फॉर्मूला लगाइए, भी निकालिए, फाइनली आंसर यही होगा, ठीक है। लिखेंगे फॉर सेकंड सरफेस, फॉर लोअर सरफेस ऑफ द लेंस, u डैश क्या हो जाएगा जी 30 सेंटीमीटर प्लस में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है। v इक्वल टू क्या होगा पता करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर नेगेटिव लेगा जाएगा -10 सेंटीमीटर। μ1 कितना होगा, लेंस में है ये रे तो μ1 हो जाएगा 3/2, μ2 कितना होगा, पानी में जा रहा है 4/3। यूजिंग फार्मूला
using formula we have mu2 by v minus mu1 by u dash equal to mu2 minus mu1 by r। mu2 कितना है, पानी में जा रहा है 4/3 v, माइनस mu1 कितना है, हवा में सॉरी कांच में ग्लास में 2 और u डैश की वैल्यू 30। ये mu2 कितना है 4/3, ये कितना है 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए खुद से, ठीक है। अगला कैलकुलेशन जो है आप लोग खुद कीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी की वैल्यू आएगी वही फाइनल आंसर है, वहीं पर जाकर वो मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, हम इधर कर देते हैं, लिख देते हैं, जगह नहीं है उधर, ठीक है। 4/3v वो हो जाएगा 10 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/20 हो जाएगा, माइनस 1/20 इक्वल टू ये 4/3 में से 3/2 घटाएंगे तो कितना जाएगा जी, एलसीएम कितना जाता है, 3 और 2 का 6 जाता है, तो इसमें 6 8 हो जाएगा और वो 9, 8 में से 9 घट गया तो -1/6, -1/6 को 10 से करेंगे तो -1/60, तो 4/3v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60 इक्वल टू हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। तो ये जाएगा 2/60 यानी 1/30, तो 4/3v इक्वल टू जाएगा 1/कितना 30, 3 से ये कितना 10 टाइम्स, तो v जो आ जाएगा फाइनली 40 सेंटीमीटर पे। तो लेंस से 40 सेंटीमीटर पे जाके ये मिलेगा, ठीक है, लेंस से 40 सेंटीमीटर। आंसर लेकिन 20 दिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किए हैं जी। 2 1/30 ठीक से दिखना पड़ेगा, रुक जाइए। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, r की वैल्यू यहाँ पर -10 है, माइनस होगा यहाँ पे। जब ये -10 है, जब ये -10 है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये 1/15 हो जाएगा, 1/15 और कटेगा कितना टाइम्स, इससे 5 टाइम्स, अब ये 20 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। रे डायग्राम यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए, इसको थोड़ा और डाइवर्ट कर दीजिए, डाइवर्ज कर दीजिए, ये एक्चुअली में यहाँ पर जाके मिलेगा और यही फाइनल रे होगा। आई बन गया यही, कहाँ से यहाँ से डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए प्लीज़। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। लेंस मेकर लेंस फार्मूला यूज नहीं करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस जो फार्मूला बताए थे वो फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। हाँ चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है सर। एक इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है लेंस के लेफ्ट तरफ एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, लेंस के राइट तरफ दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है इधर से, ठीक है। आपको बताना है कि फाइनली ये लेंस से कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। वही उसका फोकल लेंथ होगा। इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जहाँ पर मिलता है लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकल लेंथ फोकस होता है, ठीक है। तो वही एक्चुअली में आपको फोकल लेंथ पता करना है। इस केस में जब
म्यू1 और म्यू2 सराउंडिंग का मीडियम अलग अलग हो, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। ठीक है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इधर मीडियम म्यू1 इधर मीडियम म्यू2, पे ये इंसिडेंट बीम जो है ये कहाँ पर मिलेगा ये बताना है, इतना में वही लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर रेडियस ऑफ आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ भी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का ही फॉर्मूला लगाना है, एक बार इस सरफेस पे और दूसरी बार इस सरफेस पे। ठीक है, लगाइएगा, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि फर्स्ट का जो इमेज है सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होगा, और ये एक थीन लेंस है। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इसका होगा वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका होगा। ठीक है, तो देखिए बनाते कैसे हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में फॉर द फर्स्ट सरफेस। देखिए तो जी म्यू1 कितना है, म्यू1 इक्वल टू म्यू1 ही है, म्यू2 इक्वल टू म्यू है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, प्लस आर। ठीक है, यू कितना है, इन्फिनिटी है, और वी डैश वी के क्या है, मान लेते हैं वी डैश है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम फॉर्मूला म्यू2 बाय वी डैश माइनस म्यू1 बाय कितना है, यू की वैल्यू इन्फिनिटी, इक्वल टू फार्मूला पहले लिख देते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला ये होता है म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। म्यू2 यहाँ पर कितना है, म्यू, बी के जगह पर वी डैश, म्यू1 कितना है, म्यू1 तो म्यू1 ही है, यू की जगह माइनस इन्फिनिटी, म्यू2 कितना है, म्यू माइनस म्यू1 बाय आर पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वी डैश हमें मिलेगा, या इसी टर्म में लिखिए ना, म्यू बाय वी डैश इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू1 बाय आर, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा, इसके लिए जो इमेज होगा फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये ऐसे मुड़ा और ये वी डैश हो गया, और फाइनली अगेन मुड़ेगा और ये वी हो जाएगा, आई बना, ये आई डैश बना, ये वी होगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर सेकेंड सरफेस u इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डैश पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का झंझट छोड़िए, जो भी है। म्यू2 क्या हो जाएगा, जिस मीडियम में जा रहा है, म्यू2 इक्वल टू म्यू2 होगा, म्यू1 इक्वल टू म्यू होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो निगेटिव जाएगा। बस वैल्यू पुट कीजिए फ्रॉम फॉर्मूला म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। दिस इम्प्लाइज म्यू2 के जगह पर म्यू2, वी के जगह पर वी, माइनस म्यू1 के जगह पर क्या होगा म्यू, और यू के जगह पर क्या होगा वी डैश, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू बाय माइनस आर होगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, v जो होगा वही आंसर होगा, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लीजिए, खुद से बन जाएगा आपका। जब फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कीजिएगा तो देखिएगा ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। ठीक है, म्यू बाय वी डैश, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू2 बाय वी, म्यू2 बाय वी इक्वल टू ऐड करना है ना, तो ये आर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये आर कॉमन हो जाएगा, म्यू2 की जगह म्यू2 और म्यू1 की जगह म्यू लिखना था। हाँ ठीक है, और ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो ये लिखेंगे आर कॉमन, ये पॉजिटिव होगा म्यू माइनस म्यू1, और इसमें आर कॉमन लिए माइनस में म्यू2 माइनस म्यू,
तो म्यू टू बाई वी इक्वल टू 1/r, ये सॉल्व होके कितना आएगा जी, 2 म्यू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू, यानी कि v जो आ जाएगा हमारा म्यू टू r बाई 2 म्यू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू, यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है, यही हमारा आंसर है। और एक बात और गौर कीजिए, रे यहाँ पर लेफ्ट वाले मीडियम से चला था, तो देखिए यहाँ v इक्वल टू पहले म्यू टू है, यानी कि इधर वाला म्यू टू आ गया। यदि रे इधर से चलता तो ठीक यही एक्सप्रेशन होता, बस यहाँ पे म्यू वन हो जाता, सामने वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, लेंस का दो फोकस होता है ना जी, दोनों फोकस सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगे, ठीक है, यानी दोनों फोकल लेंथ सेम नहीं होंगे। इस केस में जब दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग होता है, दो फोकल लेंथ होते हैं लेंस में, दोनों फोकल लेंथ अलग अलग कैलकुलेट होकर आएगा। यदि सेम मीडियम हो जाए तो सेम फोकल लेंथ रहता है, ठीक है। ये एकदम जनरल फार्मूला हो गया, लेंस मेकर फार्मूला का कहिए तो एकदम जनरल फार्मूला। और मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था, इससे जस्ट पहले, कि इधर का मीडियम में क्या था, वाटर था, लेंस ऐसे रखा हुआ था, तो इस वाले प्रॉब्लम में ये इंसिडेंट था, कहाँ पर मिलेगा, ये इस फार्मूला से आप लिख सकते थे, डायरेक्ट जनरल फार्मूला ड्राइव हो गया। म्यू टू यहाँ 4/3 लिखा था, r10, म्यू तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, म्यू वन यहाँ एयर का लिखा था 1, और म्यू टू 4/3 अगेन लिखा था। इस प्रॉब्लम में हम ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, इससे जस्ट पहले जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, एकदम जनरल फार्मूला हो गया ये, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 मिलीमीटर है। मतलब ये यहाँ कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है। एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, 2 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड है। तो इसका इमेज भी एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, बताना है आपको कि इसके इमेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताए थे जब ये यहाँ पर आएगा तो मान लीजिए ये u1 हो गया, और यहाँ पर आएगा तो u2 हो गया। u1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पोजीशन पता कर लीजिए, सपोज कीजिए ये v1 है, और u2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पोजीशन पता कर लीजिए, सपोज v2 है, सब v2 है, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एम्पलीट्यूड का दोगुना होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो यहाँ से यहाँ होगा ना जी, यहाँ से यहाँ दोगुना हो जाएगा, है ना। चाहे आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल पोजीशन है इसी का आप पता कर लीजिए, ये u है तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये v है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज हुआ, आप क्या कीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस पता कर लीजिए, डेल्टा v, यही हो जाएगा आपके एसएचएम का क्या, एम्पलीट्यूड। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो मैंने इसको u1 कहा, इस समय इसका डिस्टेंस यहाँ से u1 है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बना v1, ठीक। जब ये मीन पोजीशन पे आया, यहाँ से यहाँ एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो इसका मीन पोजीशन पर u डिस्टेंस है, ठीक है, और u 30 है, और यहाँ पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस v है, ठीक। अब क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस 2 मिलीमीटर यानी एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ भी ये एम्पलीट्यूड ही देगा डिफरेंस, डेल्टा v हो जाएगा v1 माइनस v, ठीक है। तो ये तो तब होता डेल्टा v निकालने के लिए जब ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, क्योंकि 2 मिलीमीटर जो है फोकल लेंथ के मुकाबले, चाहे इस 30 सेंटीमीटर के मुकाबले बहुत ही कम है, तो कैलकुलेशन बहुत ही करीब करीब आंसर आता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है, तो जब स्मॉल रहे तो इसके लिए डेल्टा v यूज ना करके हमें dv निकालना होगा, और ये हमें डेल्टा u ना मिलके du दिया हुआ है, ठीक है। तो ये du इक्वल टू कितना दे दिया है, du, डेल्टा u ना दे के हमको दिया हुआ है du इक्वल टू कितना, 2 मिलीमीटर, और हमें पता करना है कि dv क्या होगा,
मतलब कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने मिरर में करवाया था कॉनकेव मिरर, वैसे ही यहाँ भी है। सीधे लेंस फार्मूला लिखिए, यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें डी पता करना है, क्या करना पड़ेगा, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड। वी हैव, क्या हो जाएगा जी, 1/v² माइनस में dv, डेरिवेटिव लेंगे तो खुद से आप लीजिए, माइनस 1/u² du, फोकल लेंथ कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। मतलब कि dv निकालना हुआ तो ये हो जाएगा v²/u² इंटू में du। तो du तो पता है 2 मिलीमीटर, बस v और u पता करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये फॉर्मूला हो गया इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए जनरल। नाउ फ्रॉम लेंस फार्मूला, तो आपको पता ही है कि आंसर क्या होगा, v का वैल्यू, ये ट्रिपलेट हम बार बार यूज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, फोकल लेंथ 20, तो इमेज डिस्टेंस 60, बार बार हम यूज करते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, v पता करना है, ये 30 है माइनस में और ये 20 है, तो v सॉल्व हो के आएगा प्लस 60 सेंटीमीटर। हैंस dv इक्वल टू हो जाएगा 60/30 का होल स्क्वायर इंटू में 2 मिलीमीटर। तो dv जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 मिलीमीटर। हैंस एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM performed by image इक्वल टू 8 मिलीमीटर। यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है लेंस की ओर 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बताना है कि इमेज का स्पीड क्या होगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो 30 सेंटीमीटर, लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी मैंने कॉनकेव मिरर में करवा रखा है, जनरल फार्मूला ड्राइव किया, एकदम फार्मूला इसमें भी वही होता है, सिर्फ साइन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो टॉपिक के रूप में न करवा के हमने इसीलिए क्वेश्चन के रूप में करवाया क्योंकि मैंने मिरर में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। हम फिर भी ड्राइव कर दे रहे हैं, ऐसे आप लोग बार जो पढ़ रखे हैं वो खुद से ट्राई कर लीजिए। देखिए लिखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या डेरिवेटिव लिया जाता है, बताए थे आपको, है कि नहीं। इसमें dv जो होता है dy/dt वो स्पीड ऑफ इमेज हुआ, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज हुआ और टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दिए तो स्पीड ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। डी मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन। मान लीजिए यहाँ पर v1 है, यहाँ पे v2 है, तो dv क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, यानी चेंज इन पोजीशन। किसी टाइम पे v1 था, बाद में v2 हो गया दूसरे टाइम पे, तो उस टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन v2 माइनस v1 है कि dv हुआ ना। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, dy/dt करना होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मान लीजिए t1 टाइम पे v1 है पोजीशन, t2 टाइम पे v2 है, तो क्या होगा कि चेंज इन पोजीशन हो जाएगा डेल्टा v v2 माइनस v1 और चेंज इन टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1। तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम ही ना स्पीड होता है जी। तो स्पीड निकालने के लिए dy/dt पता करना है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, dv/dt देखिए कैसे, फिर डेरिवेटिव लेना है, लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। टेक डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी हैव 1/v² dv माइनस में डिफ्रेंशिएशन खुद आपको करना है, हम ना सिखाएंगे यहाँ पे, 1/u² du इक्वल टू 0। तो dv आ जाएगा हमारा v²/u², पॉजिटिव साइन के साथ कि नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव होगा कंफर्म, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव, इनटू में du
डी हो गया स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डी हो गया स्पीड ऑफ इमेज, ओ सॉरी डी ये हो गया स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ना लिख के वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये हो जाएगा इतना वाला टर्म वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें u दे रखा है 30, हमें सिर्फ v ही कैलकुलेट करना है ना, तो v यहाँ पर 60 आ जाएगा, खुद से कैलकुलेट कर लीजिए लेंस फार्मूला यूज करके, पहले ही बता चुके हैं, ये 20 है ये 30 है, तो v हो जाएगा 60। नाउ यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v पता करना है, ये माइनस 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, v आ जाएगा प्लस 60, हैंस dy/dt इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/30 का स्क्वायर इंटू में स्पीड ऑफ इमेज कितना है 10, ये हो जाएगा हमारा कितना 40 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है, स्पीड ऑफ इमेज यही होगा, ठीक है। तो ये तब फॉर्मूला यूज करना है जब ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, तब आपको बताना है कि स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा, तो उस केस में हम बता चुके हैं मैग्निफिकेशन यूज करना है, मैग्निफिकेशन mv/u इक्वल टू क्या होता है h'/h, यहाँ h चेंज हो रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, तो h' क्या होगा v/u इंटू में h, v/u एक्चुअली में कांस्टेंट है जिसको m कहते हैं, m मैग्निफिकेशन कांस्टेंट है क्योंकि ऊपर जा रहा है ना ये, तो ना तो v चेंज हो रहा है ना ही u चेंज हो रहा है, v मतलब इमेज पोजीशन और u मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो m इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा, हैंस dh'/dt इक्वल टू हो जाएगा m इंटू dh/dt, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ इमेज, ये हो जाएगा m इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होगा जब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा तो, ठीक है। और जब ऑब्लिकली मूव करेगा तो आप v का दो कंपोनेंट लीजिए स्पीड का, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, दोनों का करके फिर वेक्टर मेथड से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है कि एक लेंस है इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है इसका, फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 20 सेंटीमीटर। अब क्या है कि हवा में है ये, इसको एक लिक्विड में रखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, लिक्विड में रखने के बाद क्या होता है ये डाइवर्जिंग लेंस बन जा रहा है, मतलब कि रे ऐसे जा रहा है ऐसे बन जा रहा है, तो आपको बताना है कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन म्यू एम ग्रेटर देन म्यू एल, दूसरा ऑप्शन म्यू एम लेस देन म्यू एल, तीसरा ऑप्शन म्यू एम इक्वल टू म्यू एल, चौथा ऑप्शन कांट बी सेड, ठीक है। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, हवा में तो कन्वर्जिंग लेंस होगा ही, लेकिन जब लिक्विड में इसको डुबाया गया, ठीक है, लिक्विड में जब डुबाया गया, ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग बन गया है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव से ज़्यादा है, कम है, बराबर है, या कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो सिंपल मैंने ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्टिव यही हुआ कि नेचर इसका चेंज हो गया है, कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग बन गया है, और ऐसा तभी होता है जब डेंसर मीडियम में रखा जाए, मतलब कि म्यू एम ग्रेटर देन म्यू एल होगा, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। सिंपल क्वेश्चन था, हो गया, यही हमारा आंसर है बस। तो याद रखिए लेंस से लगभग रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए हैं, अगली बार पढ़ाएंगे हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है।
उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये 2 टॉपिक हो जाएगा। लेंस खत्म, रिफ्रैक्शन यानी कि लगभग 90% ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म। 90%, 10% में आ जाएगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 2 क्लास लगेंगे, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस उसके बाद पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू।